नमस्कार। समस्या आपकी, समाधान हमारा। आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके आगे चर्चा करूंगा कि हम फलादेश कैसे करें। जन्म कुंडली का निर्माण भी मैं आपको सिखाऊंगा, पर उससे पूर्व जैसे आजकल कंप्यूटराइज जमाना है, आप अपने मोबाइल में डेट ऑफ बर्थ डालकर भी कुंडली निकाल लेते हैं। तो कुंडली निकालने के बाद में जातक का फलादेश हम कैसे करें। तो मैं जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम सर्वप्रथम जन्म कुंडली की रचना किस प्रकार करते हैं। तो जैसे कि हम इस पर जो जन्म कुंडली की रचना करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से आपको सीखना है। और यह तरीका अगर आपने सीख लिया तो जीवन में आप कभी मार नहीं खा सकते और आप किसी दुखिया व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको, जैसे हमारी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में 12 हाउस होते हैं, यानी कि 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। तो 12 चरणों में मैं आपको ज्योतिष सिखाऊंगा। सिर्फ 12 चरण हैं हमारे। उन 12 चरणों को जिस दिन आपने समझ लिया, उन 12 चरणों के बारे में जिस दिन आप जान गए, तो समझ लेना आप जन्म कुंडली देखना जान चुके हैं। मात्र 12 चरण हैं। तो सर्वप्रथम हम जैसे जन्म कुंडली की जब कभी भी रचना करते हैं तो आप सपोज करिएगा कि हमने यहां जन्म कुंडली का निर्माण किया। इस तरह से एक हमने जन्म कुंडली का निर्माण किया। जन्म कुंडली के निर्माण के बाद में अब जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर क्या करूं या यहां पर क्या करूं, कि कोई सी भी अंक यहां पर आ सकता है। लाल किताब के मुताबिक तो एक अंक ही चलता है और हम भृगु संहिता, पाराशर ज्योतिष इत्यादि के मुताबिक जो है यहाँ लगन के अनुसार अंक का निर्धारित करते हैं। तो जैसे ये जो पहला हाउस है, ये जो पहला हाउस है इसे हम लगन बोलते हैं। यानी कि मैं लिख भी देता हूं ऊपर, लग्न। ये पहले हाउस को हम लग्न बोलते हैं। यहां से हमारा जो है कुंडली का चरण शुरू होता है। कुंडली की चाल हमारी इस प्रकार से शुरू होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इस प्रकार हमारी कुंडली की एक रचना होती है। जब हम किसी की भी कुंडली बनाएं तो इस तरह से इस कुंडली का हम निर्माण करते हैं। कुंडली का निर्माण करने के बाद में अब आपको सीखना है पहला चरण। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा पहला चरण। जब हम किसी भी कुंडली की रचना करें तो हमें किस किस की चीज की जरूरत होती है। कभी भी लग्न कुंडली को देखकर किसी का फलादेश नहीं होता है। प्रथम बात, ये सूत्र है, इनको नोट कर लेना कि कभी भी किसी की भी लग्न कुंडली को देखकर जो है फलादेश नहीं होता है। आपको फलादेश यानी कि मान सपोज करिएगा, जैसे ये इसको बोलते हैं तन, ये हो गया धन, ये हो गया पराक्रम, ये हो गया सुख, ये हो गया संतान, विद्या। तो इस प्रकार से हम हर घरों का अलग अलग फलादेश होता है। ये मैं आपको जो है स्क्रीन पर, यहां पर आपको एक फोटोज दिखाई दे रहा होगा। इस पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा तन का है, कौन सा धन का है, कौन सा किस चीज का है। तो ये जो फलादेश आप जो ये जन्म कुंडली देख रहे हो, इस प्रकार से इस कुंडली का फलादेश होता है। अब आपको करना क्या है कि आपके सामने लग्न कुंडली आ गई। आपको किसी भी व्यक्ति के धन के बारे में फलादेश करना है कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसका धन कैसा रहेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, लग्न कुंडली के मुताबिक हम दूसरा घर देखते हैं। ये जो 2 लिखा हुआ है, ये दूसरा घर है। ये कभी भी राशि पर मत जानना। दूसरा घर यानी कि ये वाला हाउस, यहां चाहे 4 हो, यहां चाहे 5 हो, यहां चाहे 3 हो, कुछ भी हो, यहां पर इसको दूसरा घर बोलते हैं। ये धन का हाउस है। तो हमें किसी के जब जन्म कुंडली में ये देखना हो कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसका धन जो है कितना रहेगा, कैसा रहेगा, तो लग्न से हमेशा हमें दूसरा घर देखना होता है। अब दूसरा घर जब हमने देख लिया तो दूसरे घर को देखने के बाद आप सपोज करिएगा यहां पर जैसे चंद्रमा आ जाए।
अब जब चंद्रमा आ गया तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि चंद्रमा तो हो चुका है, धन का घर तो जो है मजबूत है और चंद्रमा का द्वितीय स्थान पर आना जो है लाभकारी रहेगा। तो कभी भी लग्न से धन का फलादेश नहीं होता है। धन का अगर आपको फलादेश करना है तो इसके साथ साथ कुंडली, जैसे ये इसको बोलते हैं लग्न कुंडली। अब यहां से इसके बाद में हमें देखने की जरूरत पड़ती है चंद्र कुंडली की। अब चंद्र कुंडली आप कैसे देखोगे? तो जहां कुंडली में चंद्रमा विराजमान होता है वहां से चंद्र कुंडली आरंभ होती है। तो इस कुंडली में मैंने जैसे चंद्रमा को यहां रखा, ये इस जगह पर चंद्रमा आया, तो चंद्रमा को जब मैंने यहां रखा तो यहां से चंद्र कुंडली आरंभ होती है। तो चंद्र कुंडली आरंभ होती है तो ये शिक्षा हर कुंडली में लागू करेगी कि जैसे तन धन, तो उसी प्रकार चंद्रमा के हिसाब से ये पहला भाव ये हुआ तो ये तन का हुआ, ये धन का हुआ। तो चंद्रमा से दूसरा घर वो भी धन का कहलाया जाएगा। अब चंद्रमा से दूसरा घर तो ये हुआ। अब जब ये चंद्रमा से दूसरा घर हुआ तो यहां भी देखना जरूरी है चंद्र कुंडली में कि ये मजबूत है या नहीं। अब अगर ये मजबूत है तो और कुंडली लग्न कुंडली के मुताबिक दूसरा घर मजबूत है, चंद्र कुंडली के मुताबिक जो है तीसरा घर मजबूत है, तो चंद्र कुंडली के मुताबिक भी दूसरा घर मजबूत है, लग्न कुंडली के मुताबिक भी दूसरा घर मजबूत है, तो आप उसको जो है आंख मीच कर फलादेश कर सकते हो कि जो है आपकी धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, आपके पास में सुख समृद्धि की अथाह कृपा रहेगी, माता रानी की आपके ऊपर कृपा रहेगी। इसके साथ में कभी कभी मैंने देखा है कि 10-5% जो है इस फलादेश में भी उतार चढ़ाव आता है। उसका कारण क्या है कि आपने यहां से जो है लग्न कुंडली के मुताबिक ये देखा, चंद्र कुंडली के मुताबिक ये देख लिया। अब आपको नोट क्या करना है, दूसरा सूत्र आप ध्यान देंगे कि चंद्र कुंडली के साथ साथ हमें सूर्य कुंडली भी देखनी चाहिए। अब सूर्य यानी कि आप सपोज करिएगा इस घर में मैं सूर्य को विराजमान कर देता हूं, ये यहां सूर्य देव आ गए। अब जब यहां सूर्य देव आ गए तो इस घर में सूर्य को विराजमान किया तो सूर्य से दूसरा घर, यानी कि सूर्य से दूसरा घर हुआ ये। अब ये मजबूत होना चाहिए। सपोज करिएगा यहां से ये मजबूत है, यहां से ये मजबूत है और यहां से ये मजबूत है, तो तीनों की तीनों कुंडलियों के अनुमान के अनुसार धन की स्थिति स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, धन का सुख अपार दिखाई देता है। तो आप उसे आंख मीच कर कह सकते हो। अब इसमें बड़ा विशेष सोचने की बात है कि लग्न कुंडली के अनुसार ये तो जो है मजबूत घर है, चंद्र कुंडली के अनुसार मजबूत नहीं है या सूर्य कुंडली के अनुसार मजबूत नहीं है। तो इनमें आपको ये नोट करना है कि अगर दो जैसे लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के अनुसार मजबूत है, सूर्य के अनुसार मजबूत नहीं है, फिर भी आप उनको स्ट्रॉन्ग बता सकते हो, अच्छा बता सकते हो, धन की स्थिति अच्छी बता सकते हो। परंतु चंद्रमा और सूर्य ये दोनों ही पीड़ित है, खाली लग्न जो है मजबूत है, तो आप उनको कह सकते हो कि जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, कभी गिरावट भी रहेगी तो कभी उतार चढ़ाव रहेगा, पर ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। अब मान लीजिएगा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये यहां पर योग अच्छा नहीं है और चंद्रमा के हिसाब से अच्छा और सूर्य के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो भी आप उनको ये कह सकते हो। तो आपको इसमें अपार धन या अधिक धन की अगर स्थिति को प्रॉपर बताना है तो इन तीनों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसके साथ साथ में मान लीजिएगा एक मजबूत है, दो नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते। दो है, एक मजबूत नहीं है, तो भी आप उनको कह सकते हो कि 70-80% धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। तो ये तो था हमारे प्रथम चरण में कि किसी भी कुंडली की अगर गणना करें तो उसके लिए चंद्र कुंडली का होना, सूर्य कुंडली का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके साथ साथ में एक कुंडली का और बड़ा विशेष महत्व होता है जिसको बोलते हैं नवांश कुंडली। नवांश कुंडली का भी बड़ा बहुत विशेष महत्व होता है। जब हम कभी भी किसी भी कुंडली, लग्न कुंडली के किसी भी घर का या लग्न कुंडली की जब हम फलादेश करते हैं तो उसमें नवांश कुंडली का बड़ा महत्व होता है। आप सपोज करिए चंद्रमा है, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का है, तो लग्न कुंडली के मुताबिक तो चंद्रमा उच्च का है। अब यही चंद्रमा नवांश कुंडली में जो है यहां आ जाए। अब जब नवांश कुंडली में चंद्रमा अष्टम घर में आया
अष्टम घर में आने के बाद में वृश्चिक राशि में आया तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो गया। अब आपने लग्न कुंडली के मुताबिक तो कह दिया जी आपका धन का स्थिति, धन का योग बहुत बढ़िया है और चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, पर आपने नवांश कुंडली को नहीं देखा। तो नवांश कुंडली को पहले यह भी देखना है कि नवांश कुंडली में कहीं ऐसा तो नहीं है ये ग्रह नीच का हो, क्योंकि जब अगर नवांश कुंडली में ग्रह नीच का है तो इसके शुभ फल प्राप्त होने में विघ्न बाधा आएंगी, इसका शुभ फल आपको प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमें किन किन कुंडलियों को देखना जरूरी है? लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और नवांश कुंडली। अब लग्न, चंद्र, सूर्य और नवांश कुंडली, इनमें इन ग्रहों की स्थिति को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का हो, अगर वो नवांश कुंडली में जाकर नीच का होता है तो भी परेशानी आने की संभावना रहती है या उस ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। नवांश कुंडली में वो ग्रह उच्च का है और लग्न कुंडली में नीच का है तो फिर उसके शुभ फल प्राप्त होने की कुछ संभावनाएं होती हैं कि उसके आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ साथ में अब आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि चक्र दशा कुंडली, एक दशा कुंडली और होती है, उस दशा कुंडली से भी फलादेश को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप चंद्र, सूर्य, चक्र दशा और नवांश, इन 4 कुंडलियों को लग्न कुंडली से मैच नहीं करोगे, उनको जोड़कर फलादेश नहीं करोगे, तब तक आप एक सटीक ज्योतिषी नहीं बन सकते, सटीक बताने वाले ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं। एक सिर्फ आप सामने वाले को पागल बनाने वाले ज्योतिषी बन सकते हैं, क्योंकि 2, 4, 5, 10 चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने अक्सर अपने जीवन में देखा है कि 2, 4 चीजें बोल दी और सामने वाला इंप्रेस हो गया और आपने जो है उसको जो है बता दिया, तो उससे ज्योतिषी नहीं बना जाता। ज्योतिषी बनने के लिए हमें इन चीजों का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और नवांश कुंडली का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ में चक्र दशा कुंडली, दशा कुंडली यानी कि दशा ग्रह जो हमारे ऊपर दशा चली हुई है, उस दशा कुंडली, आप सपोज करिए कि इस कुंडली के अनुमान से जिस जातक की ये कुंडली बनती है या जो ये कुंडली है, इसमें शुक्र को मैं यहां विराजमान करता हूं और शुक्र ग्रह की ही उसको दशा है। सपोज करिए कि उसको शुक्र ग्रह की दशा है। अब शुक्र ग्रह की दशा है तो ये शुक्र चक्र दशा कुंडली यहां से बनेगी। यहां से जब बनेगी तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह के ये घर जो है प्राप्त होंगे। तो इनसे भी इन ग्रहों को देखना जरूरी है और फलादेश करना जरूरी है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि ये धन का घर है तो धन के बारे में सिर्फ यहीं से सोचा जाएगा, नहीं, धन के लिए दूसरे घर से भी सोचा जाएगा और जब चंद्रमा से देखेंगे तो ये तीसरे घर से भी सोचा जाएगा, जब सूर्य से देखेंगे तो चौथे घर से भी सोचा जाएगा और जब हम नवांश कुंडली से देखेंगे तो यहां से भी सोचा जाएगा और जब हम शुक्र चक्र दशा कुंडली से देखेंगे तो यहां से भी सोचा जाएगा। तो आपको किसी भी फलादेश को करने से पहले इन कुंडलियों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवांश कुंडली, चक्र महादशा कुंडली। तो आपके सामने ये चीज है, ये है हमारा प्रथम चरण। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ प्रथम चरण का काम देता हूं कि आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में इन चीजों को जो है निकाल कर देखिएगा और जैसे मैंने बृहस्पति पंचांग में बताया था उच्च नीच के ग्रह और ये सब आप सीख ही गए होंगे कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, किस राशि में वो उच्च का होता है और किस में नीच का नहीं होता है। नहीं तो आगामी जो हमारी वीडियो आएगी तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस घर में ये उच्च का होता है, इस घर में नीच का होता है। बस आज के लिए आपके लिए जो है बस इतना ही। जय जय श्री राधे।